हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 10। तो इससे पहले ये 9 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का लास्ट सेट है, जिसमें हम इसके पूरे 100 क्वेश्चंस करेंगे, 51 से 150 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता के कई सारे स्थल हैं। ये जो चारों दिए गए, कालीबंगा, धोलावीरा, रोपड़, बनावली, चारों ही हैं, लेकिन इसमें से बताना है कि कौन सा हरियाणा में स्थित है। तो जो हरियाणा में स्थित है वो है बनावली। ये हरियाणा के, ये भी पूछ सकते हैं कौन से ज़िले में है, तो हिसार ज़िले में स्थित है। और ये जो रोपड़ है ये कहाँ पर है, ये पंजाब में है, और कालीबंगा गुजरात में। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है अंगुत्तर निकाय में। तो छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपदों का निर्माण किया गया था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। तो ये जो अंगुत्तर निकाय है, ये है बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 जनपदों का वर्णन है। ऐसे ही सेम जैन, ये तो हो गया हमारा बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध और जैन दोनों में ही उल्लेख है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। बौद्ध धर्म का पूछेंगे तो अंगुत्तर निकाय आएगा, अगर जैन धर्म का पूछेंगे तो आएगा भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है, तो उनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, निर्वाण प्राप्त करना। बुद्ध ने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण या दुख निरोध का विवेचन किया है, क्योंकि उन्होंने जो आर्य सत्य दिए थे उसमें थर्ड वाले में ये निर्वाण के बारे में बताया गया था। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन मतलब डिसाइफर किसने किया था। जॉर्ज बुहर ने, जॉर्ज प्रिंसेप ने, मैक्स मुलर ने, या विलियम जोन्स ने। तो ये जो किया था राज देशों का सबसे पहले विकूटन, ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी। निम्न में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, जो गोल्ड करेंसी है, उसका प्रचलन किया। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड करेंसी का प्रचलन किया था एक बड़े पैमाने पर, वो किया था विम कर्टफिसिस ने। ये कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था, जिसने 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे, और उसके सिक्कों में जो है महाराज, राजाधिराज, इस टाइप के लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो गोल्ड के सिक्के थे उन्हें कहा जाता था दिनार। ये भी पूछ लिया जाता है कि दिनार क्या होती है, तो वो एक स्वर्ण मुद्रा होती है। और गुप्त शासकों का जो युग था वो सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही मैच्ड है, ये बताना है हमें। कुषाण वंश, कुषाण वंश का दे रखी है गांधार कला शैली। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो कुषाण वंश था वो गांधार कला शैली से रिलेटेड था। नेक्स्ट है मुगल, मुगल का हमें दिया गया है अजंता चित्रकारी, जबकि ये किसका है अजंता चित्रकारी, ये बौद्ध धर्म का है, तो मुगल का तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है मराठा, मराठा का दिया गया है पहाड़ी चित्रकारी, तो ये चित्र शैली, तो ये मराठा की भी मैच नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका चित्र दूसर मृद भांड, तो ये भी मैच नहीं है। तो हमारा जो सही सुमेलित है वो कौन सा हो जाएगा कि कुषाण वंश में कौन सी कला थी, गांधार कला। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, कदम्ब राजाओं की जो राजधानी थी वो थी बनवासी। कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। वह पढ़ने के लिए कांची आया था, बाद में पल्लवों के साथ उसका संघर्ष हुआ था, और उसकी राजधानी थी वनमासी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निशवा का विरुद्ध धारण किया था। तो उम्दत उल निशवा किसने लिखवाया था, ये लिखवाया था रजिया सुल्तान ने। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के शासन के दौरान 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की जो ये बेटी थी रजिया, ये शासक बनी थी। और ये भी पूछ लेते हैं कि पहली महिला सुल्तान कौन बनी थी, तो ये रजिया सुल्तान ही थी। नेक्स्ट है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कहा था बदायूनी के राजा को तो प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली।
विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो जो विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय, उन्होंने नांगलपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो रुपया नामक जो सिक्का था सबसे पहले निर्गत किया था शेरशाह ने। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो जो रोज का परफ्यूम होता है उसका आविष्कार किया था नूरजहां ने। नूरजहां ने अपनी मां असमत बेगम के सहयोग से किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो अपने बादशाह पति के लिए निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है, हाजी बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। तो हुमायूं के जो मकबरे का निर्माण है वो हुमायूं की पत्नी तथा अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने 1565 ईस्वी में करवाया था। बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो बेगम जो थी मुमताज महल, उनका मूल नाम था अर्जुमंद बानु बेगम। इनका जन्म जो है अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था और इनके पिता अब्दुल हसन आसफ खान एक फारसी थे जो कि नूरजहां के भाई थे। नेक्स्ट है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें हमें देखना है कि ये जो विलय दिए गए हैं क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी उसके अकॉर्डिंग विलय हुए थे, तो सबसे पहले जो है वो सतारा का ही विलय हुआ था। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था वो 1849 में नहीं हुआ था, 1848 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है पंजाब का विलय। पंजाब का विलय, इसमें जो है पंजाब का हुआ ही नहीं था इसके अकॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी के अकॉर्डिंग, तो ये तो गलत हो जाएगा। वैसे भी 1848 दे रखा है जो कि सतारा का है। नेक्स्ट है अवध का विलय। अवध का विलय बिल्कुल ठीक है, ये किस में ये हो जाएगा 1856 का। नेक्स्ट है झांसी का विलय। तो झांसी का विलय आएगा हमारा 1853। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस टाइम पे जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो संथाल, कई सारे विद्रोह हुए थे, जो संथाल विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1855 से 1856 में। जो इसका नेतृत्व था वो सिद्धू और कान्हू ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 16 मई 1884। तो डेट है 16 मई और ईयर हो जाएगा 1884। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने और ये उग्रवादी संप्रदाय के नेता थे। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो हमें पता है कि लाल बाल पाल के नाम से शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो लाल हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो आईएनसी के अध्यक्ष रहे थे? तो वो थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना 1907 ईस्वी में वारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ के नेतृत्व में हुई थी? तो वो कौन सी समिति या सभा थी? तो ये थी अनुसूलन समिति, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो थी उसका गठन किया गया था 23 नवंबर 1919 को। तो जो इसका अध्यक्ष चुना गया था वो महात्मा गांधी को चुना गया था। निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में से कौन उदारवादी था? तो साइमन कमीशन के जो सदस्य थे उनमें से बताना है कौन सा उदारवादी था। तो वो था सर जॉन साइमन, ये लिबरल पार्टी के थे। नेक्स्ट है, एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो कब की थी? ये की थी 3 मई 1939 ईस्वी को। तो डेट है 3 मई और ईयर हो जाएगा 1939। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका नाम था? तो जो अमेरिकी पत्रकार था
जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? 14 अगस्त 1942 को हुआ था। उनके जो साथ था वो था लुई फिशर। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो फर्स्ट हमें ऑप्शन दिया गया है प्रांतों की कार्यकारिणी सभा सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसमें यही था कि प्रांतों की कार्यकारिणी संस्कार में द्वैध शासन की व्यवस्था कब लागू की गई, ये भी पूछ लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना। तो ये इसमें ठीक नहीं है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधीय शक्ति का हस्तांतरण। तो ये भी ठीक है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को उनकी शक्ति दी गई थी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 एंड 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक जो है वो लॉर्ड लिटन दे रखे हैं, जबकि उन्हें लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो ए वाला हमारा मैच नहीं है। नेक्स्ट है सहायक संधि किसने शुरू की? लॉर्ड वेलेजली ने। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये याद रखना सहायक संधि आएगा तो वेलेजली है, और हड़प जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी की है। स्थायी बंदोबस्त के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हमारा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के निम्नलिखित किन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भारत पर विदेशी आक्रमण की स्थितियां घटित हुई? तो इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल पर विदेशी आक्रमण हुआ था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू भी, लाल बहादुर शास्त्री भी, इंदिरा गांधी भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर तो 1962 ईस्वी में चीन ने आक्रमण किया था। फिर लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। और जब इंदिरा गांधी थी तब भी 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)। इसके अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार जो भी कोई प्राइवेट बिल्डिंग है उसके ऊपर नेशनल फ्लैग को फहराया जाना एक मौलिक अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जाएगा? मीन्स ये है कि अगर कोई 60 दिनों तक एब्सेंट रहता है तो उसका जो पद है उसको रिक्त कर दिया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 100 का 4 पार्ट। राज्य के कल्याणकारी राज्य होने का विचार, जो कल्याणकारी राज्य होने का विचार है वो किस में मिलता है हमें? संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी। मौलिक अधिकारों में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता, अगर संसद के स्थान पर अध्यक्षात्मक को अपनाएगा तो क्या होगा? तो शासनाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो हमेशा स्थिर रहेगा, क्योंकि जो अब व्यवस्था है वो कैसी होगी? अध्यक्ष पर डिपेंड। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का नाम भारतीय संविधान में उल्लिखित है? तो जो संविधान में कौन सी संस्था का नाम है वो हमें देखना है। इनमें से है अंतर्राज्यीय परिषद। इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 263 में किया गया है, जबकि योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद ये सब असंवैधानिक है। योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो उसको बनाया या खत्म किया जा सकता है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। और ये है आर्टिकल 168 के अनुसार कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए उपबंधों के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये पहले 552 थी, लेकिन जो अब कर दी गई है वो
150 कर दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग, ये पहले के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है सी, लेकिन अब के अकॉर्डिंग आएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको अब हटा दिया गया है 104 अमेंडमेंट के द्वारा। राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है। अब किस चीज़ में नहीं प्राप्त है ये बतानी है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसी में भी चलाया जा सकता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाने के लिए भी और संविधान संशोधन के लिए भी। लेकिन जो धन विधेयक पारित किया जाता है वो केवल पहले लोकसभा में ही किया जाता है, तो उसमें राज्यसभा को शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। को निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो जो मंत्री परिषद है वो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ी गई थी, और वो थी क्या? लैंड रिफॉर्म की, मतलब जमींदारी व्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में यह उपबंध है, तो कौन सा उपबंध है ये देखना है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। जबकि विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होती है? 500 होती है, और न्यूनतम कितनी होती है? 60। तो हमारा फर्स्ट वाला तो होगा रॉन्ग। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी भी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता नहीं होगा यदि वो 25 वर्ष से कम का हो। तो ठीक है कि इसके लिए जो आयु सीमा चाहिए वो कितनी चाहिए? 25 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। और सबसे विशाल जो विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश की है, जिसमें टोटल 403 सदस्य हैं। विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो एक प्रख्यात विधि शास्त्री है को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता प्राप्त है। तो एक विश्वविद्यालय का अगर कोई आचार्य है जो कि एक प्रख्यात विधि शास्त्री भी है, तो उसे किसका न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो उसे उच्चतम न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में उसे न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। किसी कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये जो है किस है? संविधान की धारा 348 के अकॉर्डिंग। लोक अदालत किसके प्रयास से अस्तित्व में आई? जो लोक अदालत होती है वो पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के प्रयास से अस्तित्व में आई थी। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन सी फर्स्ट पर थी हमारी? उसके अकॉर्डिंग लगाना है। फर्स्ट पर थी बलवंत राय मेहता, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बी.आर. मेहता समिति। ये आई थी 1957 में। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट। तो थर्ड आएगा हमारा फर्स्ट पर। इसी से हमें आंसर तो पता चल गया, सी है। नेक्स्ट देखते हैं अशोक मेहता समिति जो कि आई थी 1977 में, सेकंड नंबर पर। उसके बाद है जी.के. राव समिति जो कि आई थी, ये भी 1957, ये आई थी 1985 में, थर्ड नंबर पर। फिर है एल.एम. सिंघवी, ये आई थी 1986 में, फोर्थ नंबर पर। तो हो जाएगा फर्स्ट पे हमारा ये 3, 4, 1, 2। तो हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण और निर्देशन तथा संचालन। इसमें से बताने हैं ये चारों पढ़ के कि भारत के चुनाव आयोग के कौन से कार्य हैं। तो फर्स्ट बिल्कुल ठीक है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करना होता है। नेक्स्ट है संसद राज्यों के विधायकों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की नामावली तैयार करनी होती है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना होता है। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय होता है उसका किसका कार्य होता है? एससी सुप्रीम कोर्ट का। तो हमारा केवल ऑप्शन ए होगा 1, 2 एंड 3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 148 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी?
तो जो 8वीं अनुसूची थी वो उसमें क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसमें टोटल पूरी अब 22 लैंग्वेजेस हैं। तो हमें पता होना चाहिए ये सूची जो 12 है उनका क्रम क्या है, तो ये याद करने की ट्रिक आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो 2003 में जो जोड़ी गई थी वो संताली भाषा जोड़ी गई थी। तो ये संताली भाषा है कहाँ की, उत्तराखंड की जो पहली अगर राजभाषा है तो वो तो हिंदी है, लेकिन उत्तराखंड राज्य की जनवरी 2010 में द्वितीय भाषा जो थी वो है संस्कृत की। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है वो क्या है, यह है एक स्टेट पार्टी है, राज्य पार्टी। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अंतःकर है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा भारतीय संविधान का अंतःकर है। तो ये है प्रस्तावना, ये भी ठीक आएगा भारतीय संविधान के अनुसार, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी, और मौलिक अधिकार भी। तो ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार पूछा है तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान का मेन पार्ट है। और इन्होंने ये कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की आत्मा है। तो ये भी पूछ सकता है कि ये किसने कहा है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। उच्च या फिर उच्चतम न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है वो कौन से थे, ये थे न्यायमूर्ति के कन्नन। पंजाब व हरियाणा कोर्ट के न्यायाधीश थे ये भी याद रखना है, ये पूछ सकते हैं कहाँ के थे, पंजाब व हरियाणा कोर्ट के, हाई कोर्ट के। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें जो है किस पर सीधी पड़ती हैं, तो वो पड़ती है भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। और ये किस दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसीलिए इसे विश्व दिवस भी कहा जाता है और इंग्लिश में इक्विनॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जल धारा अन्य से भिन्न है, तो इसमें यही देखेंगे कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो कैसी है, गर्म, और क्यूरोसियो ये भी गर्म है, और उत्तरी अटलांटिक ये भी गर्म है। लेकिन जो ड्रिफ्ट है, पश्चिमी पवन प्रवाह, ये है ठंडी। तो यही हो जाएगी इनमें से अलग। सूची फर्स्ट को इसमें सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट में हमें देश दिए गए हैं और सेकंड में राजधानी दी गई है कि कौन से देश की क्या राजधानी होगी। फर्स्ट है ब्राजील। ब्राजील के तो नाम से ही पता चल रहा है कि ब्राजीलिया होगी, तो ए का हो जाएगा हमारा 2, तो ए और डी हमारे हो जाएंगे कट। नेक्स्ट है क्यूबा। क्यूबा की होगी हवाना, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर नेक्स्ट है कीनिया। कीनिया की है नैरोबी और जाम्बिया की है लुसाका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। विश्व की निम्नलिखित पर्वत से श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले किसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है, फिर उससे छोटी, इस टाइप से। तो हमारी फर्स्ट पर जो आएगी वो आएगी एंडीज, क्योंकि ये जो विश्व की सबसे लंबी है, इसकी कितनी लंबाई है, 7000 किलोमीटर। फिर हमारी सेकंड पर आएगा रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत की जो है वो कितनी है, 4800 किलोमीटर। फिर थर्ड पर हमारी आएगी हिमालय, इसकी कितनी हो जाएगी, 2400 किलोमीटर। और फोर्थ पर आएगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उसको सर्वप्रथम जो रिकॉर्ड किया जाता है उसी बोलते हैं अधिकेंद्र या फिर इंग्लिश में एपी सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में एक पूर्ण वृत्त का मतलब एक पूरा सर्कल बनाने के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो वेनेजुएला भी देती है, ब्राजील भी देती है और पश्चिम पवन प्रवाह भी देती है, लेकिन जो कनारी है वो इसमें योगदान नहीं देती है। यह एक ठंडी जलधारा है। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? जो अपरदन चक्र है उसको परिवर्तित किया वैज्ञानिक डेविस ने। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण माना गया है। कथन हमें दिया है कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो इक्वेटर के पास के क्षेत्र होते हैं उनमें हमेशा पूरे ईयर में बारिश होती है। कारण दिया गया है कि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप तथा उच्च आर्द्रता के कारण वर्षा होती है, तो इसका कारण भी ठीक है और कथन भी सही है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चिक्की कामाटा मतलब चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो चिली है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में किसमें फ्रियोर्ड तट नहीं पाए जाते हैं? तो जो फ्रियोर्ड तट नहीं पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, जबकि कनाडा, चिली और नॉर्वे इन तीनों में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। इसमें जम्मू कश्मीर का मैप दिया गया है हमें और बताना है कि ये दिए गए हैं, यहाँ पर दिया है ये 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये क्या दिए गए हैं? तो ये जो 1 है ये वाली हमारी लंबी वाली ये क्या है? ये है काराकोरम, तो ये होगी काराकोरम। सेकंड है हमारी ये होगी लद्दाख, थर्ड है जॉस्कर और फोर्थ है पीर पंजाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है वो है तापी नदी, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। भारत में प्रायद्वीपीय तट के साथ साथ महाद्वीपीय शेल्फ के मत्स्य स्थल का क्षेत्रीय प्रसार कितना है? तो ये है 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, तो जो पृथ्वी है अपने कक्षीय समतल पर कितने अक्ष का झुकाव होता है? 66.5 डिग्री। तो ये पूछा है कक्षीय समतल पर तो 66.5 डिग्री आएगा, और पूछा जाए अपने कक्ष पर केवल तो आ जाएगा 23.5 डिग्री। इसी झुकाव के कारण ऋतु में परिवर्तन मतलब सीजन जो चेंज होते हैं और दिन रात छोटे बड़े होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो मृदा से जो संबंधित है वो है इडेफिक, ये एक मृदा की प्रकृति है। और पौधे के उत्पादन संबंधित मृदा के गुणों के अध्ययन को भी इसी के नाम पर इडेकोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित नदी है नर्मदा। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है, कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, तो सर्वाधिक स्रोत जो है भारत का वो है कोयला। भारत के कच्चे रूपरेखा नेक्स्ट है भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र के में दिखाए गए, ये भारत का मानचित्र दिखाया गया है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक नदी तटीय बंदरगाह है? तो रिवर राइन जो बंदरगाह है वो देखना है 1 2 3 4। तो इनमें से कौन सा आएगा हमारा 4th नंबर का? ये कौन सा? कोलकाता बंदरगाह, जो कि समुद्र तट पर स्थित होने की जगह ये कहाँ पर है? हुगली नदी पर स्थित है। और इसका सहायक बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया। और इसका जो अभी नाम ये भी पूछ सकते हैं, इस वजह से ही मेनली पूछा जा सकता है, इसका नाम चेंज करके अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 4th। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगा था? तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो सिंदरी में लगा था, ये है झारखंड के धनबाद जिले में सिंदरी नामक स्थान। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह मतलब अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किस माध्यम से, इन तीनों में से बताना है, समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। अपघटक जीवियों को सतह पर लाकर ये भी गलत है, और अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर ये भी गलत है। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन बी केवल 2। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या होता है मुख्य घटक? मीथेन तो सबसे मेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है। तो इसमें दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक है तो आंसर होगा ऑप्शन डी। और CO2 भी, मीथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी और जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैस में होती हैं। संवर्धी की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संवर्धन की सीमा की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो कॉप होती थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी,
21 का जो आयोजित हुआ था वो आयोजित हुई थी पेरिस में। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या था? तो ये तो अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2018 का था, ये पूछा जा सकता है 2021 का, या फिर अगर पहले का हमें करंट दिया तो फिर पूछा जाएगा 2020 का। तो 2021 और 20 दोनों का ही ध्यान रखना है। तो इसमें को पूछा गया है कि 2018 का तो वो आएगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, और 2019 का था वायु प्रदूषण। उत्तर प्रदेश राज्य में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ना में भी है और आलू में भी है, तो धान और मक्का में नहीं है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन हमारा डी 1 और 3। धान में कौन सा आएगा? वेस्ट बंगाल, और मक्का में आएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो टाइगर रिजर्व के लिए जो है उसमें उत्तर प्रदेश में पूरे 3 टाइगर रिजर्व हैं। तो जो पहला टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था? दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। उसका वो बना था 1987 में। उसके बाद दूसरा है अमनगढ़, ऑप्शन के हिसाब से देखना है क्योंकि दुधवा नहीं दिया गया। सेकंड है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? बिजनौर में। इसका वर्ष था 2012। फिर थर्ड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में। और ये पूछ सकते हैं बाघ संरक्षण परियोजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो सुरमा लगाया जाता है उसके लिए जो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो है बरेली। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है नरौरा में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा नामक स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। सूची फर्स्ट को इसमें सेकंड से हमें मैच करना है। सूची फर्स्ट में मेले दिए गए और सेकंड में आयोजन स्थल। तो फर्स्ट है बटेश्वर मेला, ये कहाँ पर लगता है? आगरा में। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। फिर है देवा मेला लगता है बाराबंकी में, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बी का हो जाएगा हमारा 1। हरिदास जयंती, इस पे जो मेला लगता है वो वृंदावन में लगता है। सी का हो जाएगा 4। और नौचंदी मेला हमारा लगता है मेरठ में, तो डी का हो जाएगा 2। तो अगर डी का 2 पता है क्योंकि यही मतलब ज़्यादा सबको पता होता है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी 3142। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है? कानपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से। नेक्स्ट में अब दिए गए हैं हमें पार्क और जोन और उसके आगे जिले, तो ये हमें मैच करने हैं कि कौन सा हमारा मैच होगा। तो ये फर्स्ट दिया गया है एपेरल पार्क, तो ये पार्क और जो जोन होते हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। एपेरल पार्क कहाँ पर है? कानपुर में, तो ए का हो जाएगा हमारा 3। फिर नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में, बी का हो जाएगा 4। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, ये है हमारा सहारनपुर में, सी का हो जाएगा 2। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये है उन्नाव में, तो डी का हो जाएगा 1। 3 4 2 1 ऑप्शन ए। और नॉलेज पार्क पूछ लें तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA, तो ये इस टाइप से लिखा गया है, तब कि इसकी फुल फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? मनरेगा। मनरेगा प्रारंभ कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता, जो एवरेज लिटरेसी रेट है, उसमें 4 जिलों का अवरोही क्रम बड़े से छोटा बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर में, तो सी और डी तो ऑप्शन कट कर देंगे। उसके बाद है कानपुर नगर में, फिर है औरैया में, फिर है इटावा में, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर पूछ लें कि जो साक्षरता दर है वो सबसे कम कहाँ पर है, तो आएगी श्रावस्ती में। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है वृंदावन में स्थित, जिसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने कराया था। और सारनाथ में स्थित है बौद्ध का तीर्थ स्थल, और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, और आगरा में कैलाश मेला लगता है। एक तो इसके लिए याद रखना है ताजमहल। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो है केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्य के लिए निर्धारण करना।
कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है, तो कृषि शाख के लिए जो सबसे मेन संस्था है वो है नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होती है? तो जो लौंग होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है? शुष्क पुष्प कली से। सूखने के बाद फूल के उसकी जो कली होती है उसमें, क्योंकि इस टाइप से कली बनी होती है, तो वो हो जाएगा हमारा शुष्क पुष्प कली। नेक्स्ट है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है उपकर। मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो जो मिड डे मील योजना थी वो प्रारंभ हुई थी हमारी 1997 ईस्वी में। 15 अगस्त 1997 ईस्वी को ये शुरू तो हुई थी और इसका नेम चेंज करके अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। निम्नलिखित विचारों पर हमें कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। फर्स्ट हमें दिया गया है, खाद्यान्नों के प्रापक के संबंध में भारत सरकार ने प्रापक लक्ष्य अपनाया, ना कि मुक्त प्रापक नीति। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार केवल अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत वितरण में भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं तथा चावल समान केंद्रीय निगम कीमतों पर दिए जाते हैं। तो थर्ड भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति जो घोषित की गई थी, ये घोषित की गई थी अप्रैल 2000 ईस्वी में, और वो भी डेट है 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। सहभागिता नोट पार्टिसिपेटरी नोट्स PNS भी बोला जाता है, ये किससे संबंधित है? ये है विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो ये इससे पहले वाले में भी आया था। सबसे ज़्यादा जो वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है, ये दर्ज की गई है 1971 से 1981 में। 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था? तो 2011 की जो जनगणना में यूज किया गया था वो किया गया था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखना है कि कौन सी समिति जो है सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है गोस्वामी समिति, तो ये ठीक है। ये किसके लिए थी? औद्योगिक रुग्णता की समस्या के लिए। जानकी रमन समिति ये शेयर घोटाले की जांच के लिए थी। मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए थी। लेकिन जो ये तारापोर समिति ये बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए नहीं थी, ये भारतीय मुद्रा के पर चालू खाते के लिए थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो कि किस खेल से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे क्रिकेट से। तो ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन होने के साथ साथ SST के भी पूरे 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।